आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे, हिंदी के प्रख्यात आलोचक, कथाकार और कवि आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी। सभा में उपस्थित हैं मेरे मित्र प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, प्रोफेसर प्रमोद कोब्रत जी, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर श्याम सुंदर पांडे जी, प्रोफेसर गुलशन सुखलाल जी और इस सबके कर्ता धर्ता प्रोफेसर उपुल रंजीत जी, कोलंबो विश्वविद्यालय की कुलपति और तमाम रंजीत जी के जो साथी हैं वे, उनके विद्यार्थी और देश विदेश से इस वेबिनार में जुड़े सभी मित्र। ये बहुत सुखद है कि आज हिंदी पर बातचीत श्रीलंका में हो रही है, या श्रीलंका के साथियों ने ये तय किया कि आज हिंदी पर बातचीत होगी और हिंदी भाषा और साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर चर्चा की जाए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि पूरी दुनिया में इस समय हिंदी की क्या स्थिति है। और ये बहुत स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। भाषाओं को लेकर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ममता कालिया जी ने अपने बीच वक्तव्य में कई बातें कहीं और भी साथी अपनी बात कहेंगे। मैं अपनी बातचीत को दो हिस्सों में बांट कर अगर रखूं कि पहले भाषा के स्तर पर क्या स्थिति है हिंदी की इस समय। हम सब जो लोग जुड़े हुए हैं, यह भी अच्छी बात है कि भारत से जो लोग जुड़े हैं उसमें केरल से प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। प्रोफेसर विनोद मिश्र जो इस समय मॉरिशस में है, वो नॉर्थ ईस्ट भारत में जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है वो नॉर्थ ईस्ट रहा है। तो बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, भारत में भी हिंदी का जो कहेंगे कि प्रचार प्रसार के जो अलग अलग हिस्से हैं उससे जुड़े हुए हैं, और उपुल जी तो जुड़े ही हैं, उनका आयोजन ही है ये। तो जो भाषा की स्थिति है यह एक सुख का विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि यह बातचीत श्रीलंका में आयोजित की जा रही है। पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार और प्रसार पिछले दिनों, पिछले वर्षों में, बल्कि कुछ दशकों में खूब हुआ है। मॉरिशस वगैरह में तो पहले से था, फिजी में, मॉरिशस में भोजपुरी और हिंदी का पहले से मामला था, लेकिन जिन जगहों पर नहीं था उन जगहों पर भी, अमेरिका जैसे देश में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, कनाडा में हुआ है, और भी कई देश जहां पर हिंदी को लेकर लोगों में आकर्षण दिखा है, हिंदी सीखने के प्रति लोगों के मन में लगाव पैदा हुआ है। तो ये एक सुख का विषय है, और सही अर्थों में हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुई है। वो भारत की भाषा तो है ही, भारत की भाषा है, लेकिन पूरी दुनिया के तमाम देशों में जो उसको स्वीकृति मिली है, उससे उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तो बना ही बना है। और यह कारण नहीं है कि हिंदी में साहित्य, मैंने कहा कि फिजी और मॉरिशस में हो तो है, वहां भारत से गए लोग, जो आज मॉरिशस में लोग, फिजी में लोग हैं, उनके में से अधिकांश के जो पूर्वज थे वो भारतीय थे, तो उन लोगों ने हिंदी को जीवित रखा, यहाँ की संस्कृति को जीवित रखा, वो एक जगह है। लेकिन जिन देशों में कहेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी, जैसे कनाडा, इंग्लैंड या अमेरिका में बीच बीच में लोग गए, प्रवासियों के तौर पर गए, नौकरी की, वहां पर भी हिंदी साहित्य में लोग काम कर रहे हैं। अभी जब मैं साहित्य की बात करूंगा तो उस पर आऊंगा। इसके साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं हिंदी भाषा को लेकर। अमेरिका में, इंग्लैंड में और तमाम देशों में हिंदी के शिक्षकों की मांग बढ़ी है, हिंदी के शिक्षक उन जगहों पर गए हैं। तो एक तरह से भाषा के स्तर पर यह स्वीकृति का मामला है। दूसरी चीज ये हुई है कि आप भारत के भीतर भी देखें और भारत से बाहर भी जो समाचार चैनल आए हैं हिंदी में, जो तमाम इंटरटेनमेंट के चैनल, मनोरंजन के जो चैनल आए हैं हिंदी में, वहां पर भी हिंदी भाषा की जरूरत बनी हुई है। चाहे वो विज्ञापन की दुनिया हो, सिनेमा की दुनिया हो, समाचार की दुनिया हो, ये सब वेब सीरीज की दुनिया हो, हर जगह हिंदी भाषा की मांग बढ़ी है, हिंदी में काम करने वालों की मांग बढ़ी है। जो लोग हिंदी में सोच समझ सकते हैं, कुछ
रचनात्मक कर सकते हैं, सर्जनात्मक कर सकते हैं, उन लोगों की मांग बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की मांग बढ़ी है। और ये सुख का विषय है कि हिंदी सिर्फ कविता और कहानी की भाषा नहीं रह गई है, वो रोजगार की भाषा बनी है, वो रोजगार की भाषा बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि भाषाओं पर जब भी विचार होता है, मैंने देखा कि चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, अंग्रेजी, फ्रेंच जैसी भाषाओं को छोड़ दीजिए, कुछ जो ऐसे देश हैं जो बहुत विकसित हैं, तो ले दे के भाषा की बातचीत वहां के साहित्य की बातचीत तक सिमट के रह जाती है। तो हिंदी के लिए सुख का विषय है कि वो सिर्फ साहित्य तक सिमटी हुई भाषा नहीं है, वो आज जीविकोपार्जन की भाषा है, वो सम्मान की भाषा है। और मैं बराबर कहता हूं कि हिंदी का तो विकास ही स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में हुआ, वो स्वाधीन चेतना की भाषा है। हिंदी जहां जहां गई है उसने स्वाधीन चेतना का विकास किया है। आप देखें, भारत में स्वाधीनता आंदोलन आता है, उसके साथ साथ हिंदी आगे बढ़ती है और भारत की स्वाधीनता में वो एक निर्णायक रोल अदा करती है, भूमिका का निर्वाह करती है वो। तो स्वाधीन चेतना की भाषा रही है हिंदी। अगर आप भारत की में जो हिंदी का प्रयोग करने वाले लोग हैं और पूरी दुनिया को मिला लीजिए, तो 1 अरब से अधिक लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं, प्रतिदिन व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब जब काम काज आ जाए तब करते हैं, लगभग प्रतिदिन 1 अरब के आसपास लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं। ये उनके आचरण की भाषा है, ये उनके जीवन की भाषा है, ये उनके सपनों की भाषा है। इसी में वो सोते जागते हैं, सपने देखते हैं, अपना काम करते हैं, इसी में वो हंसते हैं, इसी में रोते हैं। तो 1 अरब एक बड़ी आबादी होती है। पूरी दुनिया के धरातल पर देखें तो इतनी बड़ी आबादी के साथ हिंदी अपना काम कर रही है, अपना भी विकास कर रही है और अपना व्यवहार करने वालों का भी विकास कर रही है। जो लोग हिंदी में हैं उन सब का विकास कर रही है। तो लगातार बन रहा है। कहीं भी एक और सुखद स्थिति आई है जो हमारे मित्र इस संगोष्ठी में है, वेबिनार में हैं, वो इस बात को तस्दीक करेंगे, जो लोग भारत से बाहर काम कर रहे हैं, कि अब हिंदी को बोलते समय, हिंदी को बरतते समय लोगों को संकोच नहीं होता है। पहले लोग थोड़ा संकोच कर जाते थे, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते थे, भारत में भी लगता था कि आभिजात्य पैदा नहीं हो पाएगा, प्रभाव पैदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब लोग बहुत कहेंगे कि मतलब पूरे स्वाभिमान के साथ भारत में भी और भारत से बाहर भी हिंदी का व्यवहार करते हैं, हिंदी बोलते हैं। और ये नोट करने वाली बात है, इसको रेखांकित करने वाली बात है। तो इसे मैं कहना चाहता हूं। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, श्रीलंका में तो है ही, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तमाम जो बहुत, जापान में, कोरिया में, तमाम जगहों पर, बुल्गारिया में, तमाम दुनिया, हंगरी में, दुनिया के तमाम देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी के विभाग हैं। वहां हिंदी की पढ़ाई हो रही है और वहां जो विद्यार्थी हैं वो उन देशों के लोग हैं, उन देशों में पैदा हुए लोग वहां हिंदी पढ़ रहे हैं। यानी कि हिंदी के प्रति भाषा के रूप में भी और उसके महान साहित्य के प्रति भी गहरा आकर्षण पूरी दुनिया में व्याप्त है। साहित्य का जहां तक मामला है, आप सब हिंदी के साहित्य से परिचित हैं। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो नए ट्रेंड्स के रूप में आए हैं, और आपका जो विषय है वो भी नए ट्रेंड्स का है। एक चीज देखने में आया है कि हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है। मॉरिशस में बहुत दिनों से जो लोग गए, हमारे यहां से, भारत से लोग गए, उन्होंने भी लिखा, अब उनके वंशज भी लिख रहे हैं, फिजी में लिख रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका में जो लोग बस गए, हालांकि प्रवासी और प्रवासी में भी अंतर करना चाहिए। एक वे लोग थे जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो चले गए, लौट नहीं सकते थे, उस तरह से मॉरिशस, फिजी में। दूसरे इंग्लैंड, अमेरिका में गए लोग हैं जो लोग रोजगार के लिए गए, लेकिन अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का प्रेम उनके भीतर बना और बचा रहा, और वो लोग लगातार उसमें साहित्य लिख रहे हैं। तो और बहुत अच्छा साहित्य लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अतीत राग की कोई बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया की कोई बात कर रहे हैं। वो इंग्लैंड और अमेरिका के समाजों में जो हो रहा है उसको हिंदी साहित्य में लेकर आ रहे हैं। इस तरह से देखें तो हिंदी साहित्य की परिधि का विस्तार किया है उन लोगों ने। पहले हिंदी साहित्य की दुनिया क्या थी कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या भारत
के ही कुछ हिस्सों का मामला आता था। अब हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी की कहानियों में, हिंदी के उपन्यासों में, हिंदी की कविताओं में अमेरिका का जीवन भी है, इंग्लैंड का जीवन भी है, कनाडा का जीवन भी है, जापान का जीवन भी है, कोरिया का जीवन भी है। ये एक परिधि का विस्तार हो गया है हिंदी साहित्य के। ये बड़ी बात है, रेखांकित करने वाली बात है, और ये इस ऐसा होने से स्वीकार्यता भी बढ़ती है। यानी कि अगर उन कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी में हो जाए तो अंग्रेजी किसी भाषी को अपरिचय नहीं लगेगा, उसे लगेगा कि देखो मेरे जीवन की बात हिंदी साहित्य में हो रही है। जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है कि भारत की कोई बात अगर अंग्रेजी का कोई लेखक इंग्लैंड में बैठा करता है या अमेरिका में बैठा करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम कहते हैं देखो भारत की बात कर रहा है। और अगर सकारात्मक बात करता है तो और भी अच्छा लगता है। और भी यही स्थितियां बनी हैं। तो प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी की परिधि का विस्तार सिर्फ भाषा के स्तर पर नहीं किया है, उसके प्राण तत्व के स्तर पर भी किया है। यानी कहानी कविता के प्राण तत्व के स्तर पर भी उसकी परिधि का विस्तार किया है। एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। हिंदी भी एक दौर था, आप लोगों को याद होगा, इसमें जो लोग वक्ता हैं लगभग सब उस दौर से गुजरे हैं जब हिंदी में लोकप्रिय साहित्य का बड़ा बोलबाला था। रेलवे स्टेशनों पर से लेकर हर जगह गुलसनंदा रानू दिखाई देते थे, वेद प्रकाश कंबोज, ओम प्रकाश शर्मा दिखाई देते थे। और गंभीर साहित्य के लोग इन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मैनेजर पांडे के शोध निर्देशन में लोकप्रिय साहित्य पर कार्य हुआ और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। मैं इशारा दूसरी ओर करना चाहता हूं कि एक दौर था 1972 में गुलसनंदा के उपन्यास झील के उस पार की 5 लाख प्रतियां छपी थी 1972 में। आप कल्पना करें, उसी दौर में इलाहाबाद के एक छोटे से प्रकाशन कुसुम प्रकाशन ने रानू के उपन्यास सूरजमुखी की 2.5 लाख प्रतियां छापी थी। 2.5 लाख प्रतियां छापी थी। आज बड़ा से बड़ा प्रकाशक भी आज की तारीख में भी किसी कृति की इतनी प्रतियां नहीं करता है। एक दौर था। फिर एक समय आया जब सीरियल्स और तमाम चीजों ने इस लोकप्रिय साहित्य को कहीं किनारे कर दिया, टेलीविजन सीरियल में लोग खो गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि इधर फिर से लोकप्रियता के साथ लोकप्रिय साहित्य की धारा जीवित हो गई है और हिंदी के बड़े प्रकाशक अब इस तरह की चीजें छाप रहे हैं। गंदी बात जैसे उपन्यास आ रहे हैं और उस पर सेमिनार भी हो जाता है और पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं। नई वाली हिंदी कह के कुछ लोग आजकल उपन्यास लिख रहे हैं, कॉलेज की कहानियां कर रहे हैं। मतलब यानी कि लोकप्रियता ही उसका आधार है। मतलब उसमें क्या गंभीरता है, क्या चीज जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। तो लोकप्रिय साहित्य का दौर फिर से हिंदी में दिखाई देने लगा है। हालांकि अब भी हमारे जो गंभीर साहित्य के लोग हैं, आलोचक हैं, चिंतक हैं, अभी उसे महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी एक बार ये जो नया लोकप्रिय साहित्य आ रहा है इससे गुजरना चाहिए। ये देखना चाहिए कि यह कितना वायवीय है और कितना इसका कोई ठोस धरातल है। अगर है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक नया ट्रेंड है और यह वैश्विक स्तर पर हो रहा है। सिर्फ अंग्रेजी में चेतन भगत नहीं आए हैं, हिंदी में भी चेतन भक्तों की एक पूरी पंक्ति तैयार हो रही है इधर लगातार। और सबसे बड़ी बात कि अब पॉकेट बुक्स वाले नहीं छाप रहे हैं, हिंदी के बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशक इनको छाप रहे हैं और बेच रहे हैं पेपर बैग में। हिंदी साहित्य और भाषा के साथ हिंदी के प्रकाशक जो है अब सरकारी खरीद के बदले पाठकों की ओर आए हैं और पेपर बैग खूब निकलने लगा है। खूब कविता और कहानी और उपन्यास और विचार साहित्य जो है वो आने लगा है। एक अच्छी चीज हुई है जो मैं कह रहा था, अब समाज विज्ञानों की किताबें भी हिंदी में पहले बड़ी मात्रा में अनुदित होकर के वो आई। अब सीधे सीधे लिखने वाले लोग भी कुछ आए हैं जो समाज विज्ञानों की किताबें हिंदी में लिख रहे हैं। यह भी एक सुखद स्थिति है भाषा के स्तर पर हिंदी के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हिंदी सदा से उदार भाषा रही है। इसने भारत और दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य को, विचार को अपने पास आने दिया। खूब अनुवाद हुए हैं, लेकिन उसी भाव से हिंदी का अनुवाद नहीं हो पाया भारत या दुनिया की भाषाओं में। इसकी बहुत जरूरत है कि दुनिया की भाषाओं में हिंदी का अनुवाद हो,
हिंदी जाए ताकि लोगों को सचमुच इसकी सामर्थ्य का पता चले। अभी प्रेमचंद निराला का भी पूरा पूरा अनुवाद संभव नहीं हो पाया है। ये हम दो बड़े नाम मैंने लिए, कविता से भी और कथा साहित्य से भी। पता चलना चाहिए कि हमारी कविता, हमारा कथा साहित्य, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितना प्राण है, कितनी जीवनी शक्ति उसकी कितनी मजबूत है। ये तभी पता चलेगी जब उसका ठीक ठीक अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, स्पेनिश और भारत की तमाम महत्वपूर्ण भाषाओं में बड़ी मात्रा में होगा। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद की 20 कहानियां हो गई या एक उपन्यास हो गया। मैं प्रसंग बस कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्सर सिमोन द बुआ का जिक्र करते हैं और करना ही चाहिए जब स्त्री विमर्श की बात आती है। सिमोन द बुआ की किताब द सेकंड सेक्स जो है मूल रूप से फ्रेंच में वो 1949 में छपी थी, जबकि महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां नाम की किताब 1942 में छप गई थी और 30 से 42 के बीच में वो सारे निबंध लिखे जा चुके थे। और भारतीय संदर्भ में अगर स्त्री विमर्श को समझना है तो उसकी आधार भूमि तैयार करती है वो किताब, लेकिन वो हिंदी में थी इसलिए दुनिया उसे अपरिचित रह गई। 80 के दशक में जाकर उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हो पाया, तब लोगों को पता चला कि एक महान विदुषी भारत की, उन्होंने किस तरह भारतीय स्त्रियों को समझा, भारतीय स्त्रियों के जीवन और उनके संघर्ष को समझा और उसे सूत्रबद्ध किया है। तो अनुवाद की बहुत जरूरत है। हमारे वहां जो विचार हैं आदिकाल से लेकर आज तक, हम सब जानते हैं कि उत्तराधुनिकता के केंद्र में बौद्ध दर्शन का शून्यवाद है, स्वीकार किया है उन लोगों ने, लेकिन हम भारत में ही अब उससे बहुत दूर होने लगे हैं, नहीं जान पाते। तो अनुवाद की बहुत जरूरत है मित्रों, हिंदी में लिखे जा रहे साहित्य के भी और विचारों के भी। मैं बहुत आभारी हूं उपुल रंजीत जी का, कोलंबो विश्वविद्यालय का, आप सभी जो मेरे मित्र अग्रज उपस्थित हैं, सबका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सुना, उपुल जी ने आमंत्रित किया और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज यह जो बातचीत होगी इसमें सबके अपने अपने अनुभव हैं। विनोद जी हैं, विदेश में काम करने का उनका अनुभव है। ये सब लोग बताएंगे कि हिंदी का सचमुच विस्तार हुआ है। यह कोई मतलब इस समय सिर्फ राग आलापने का मामला नहीं है, बस कहीं कहीं जो कमियां रह गई हैं हमें उनको ठीक करने की जरूरत है। मैं पुनः आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।